हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर और आपके लिए आज मैं धमाकेदार नया वाला फ्रेश सा चैप्टर लेकर आई हूँ। और मुझे लगता है आई होप आपकी पढ़ाई जो है वो बढ़िया से चल रही होगी, क्योंकि आपको पता ही है सितंबर फिर दिवाली के धमाके और उसके बाद फिर आपको एग्ज़ाम के लिए भी टाइम चाहिएगा। तो हम चल रहे हैं उसी ट्रैक पर ताकि आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाए और टाइमली हम उसका रिवीजन कर पाए। और वन शॉट तो आप देख ही रहे होंगे, 2 चैप्टर के वन शॉट रिलीज हो चुके हैं जो आपके लिए मुझे लगता है बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 12 और उसका आज हम पहला चैप्टर करने वाले हैं। और ये चैप्टर पिछले चैप्टर से कनेक्टेड रहेगा, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड के नजरिए से तो है ही, और नीट में तो खैर क्या ही कहने, भर भर के क्वेश्चन बने हुए हैं इस पिछले और इस वाले चैप्टर से। सबसे पहले आज हम करने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन की क्या है भाई ये चैप्टर, और थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग ही गया होगा। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग देखेंगे, उसके बाद हम चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग देखेंगे, क्योंकि आपको पता है ये चैप्टर जो है वो जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो भाई हमने जो बायोटेक्नोलॉजी की है उसके उपयोग देखने हैं हमें। फिर परजीवी जंतु यानी ट्रांसजेनिक एनिमल और प्लांट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। नैतिक प्रश्न है हमारे कुछ कि भाई एथिक्स क्या है इस बायोटेक्नोलॉजी के, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस और एमसीक्यूज। ठीक है, तो आज की शुरुआत में, लेक्चर की शुरुआत में वही सबसे पहले इंट्रो, उसके बाद कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग और आनुवंशिक रूप से रूपांतरित जीव क्या होते हैं यानी कि जीएमओ जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं वो, और जीएमओ पौधों का उपयोग क्या है हमारे जीवन में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन की शुरुआत जो हम करते हैं, तो भाई आपको पता है कि इससे पहले वाला चैप्टर में हम जो सारे स्टेप्स करके आए हैं, चैप्टर पढ़ा आपने कि यहाँ से जीन निकाला, इसमें डाला, उसमें वृद्धि करवाई, बायोरिएक्टर में प्रोटीन बनाया, ये सारी कहानियाँ। लेकिन ये कहानियाँ हमने क्यों की, क्यों आप हमें इतना घूट करके वो रटवाई और पिलाई? तो भाई इसीलिए पिलाई क्योंकि हमें उनका यूज करना है। अब सवाल यही है कि हम ये यूज कहाँ करते हैं, तो उसी का आंसर इस चैप्टर के अंदर छुपा है कि हम वो बायोटेक्नोलॉजी में जो इतना सारा पढ़ कर आए हैं, जो हमने सीखी है, उसका यूज हम कहाँ करते हैं और कहाँ हम कर चुके हैं इसके बारे में। एक तो आपने देखा ही इंसुलिन वाला, उसी को हम इसमें भी पढ़ेंगे कि भाई मैम कब से पिछले चैप्टर से इंसुलिन की रट लगाए आ रही हैं, तो वो इंसुलिन आएगा अभी। एक जो है बीटी कॉटन, और उसके बाद ऐसे राइस, गोल्डन राइस, भाई सोने वाले राइस, और बहुत कुछ इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा। तो हमें इस चैप्टर में यही करना है कि कैसे हमने बायोटेक्नोलॉजी को यूज किया हमारे जीवन में और क्या क्या फायदे हुए हमें उससे। ठीक है, तो वही है। तो बेसिकली अगर हम जो जैव प्रौद्योगिकी पढ़ के आए हैं या पढ़ी हमने, उसके अनुसंधान क्षेत्र में यानी कि रिसर्च क्षेत्र में 3 बेसिक जो है हमारे पास है। सबसे पहला क्या करना है, हमें उन्नत जीवों को उत्पन्न करना है, जैसे सूक्ष्म जीवों या शुद्ध एंजाइम में के रूप में सर्वोत्तम उत्प्रेरक का निर्माण करना है। कि भाई हमने जो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी, कि हमने क्या किया भाई बायोटेक्नोलॉजी में, थोड़ा सा जो बच्चे पिछला चैप्टर शायद नहीं पढ़े हों, तो भाई हमने क्या किया था, वहां पे हम एक वांछित जीन निकालते हैं, उस वांछित जीन को हम किसी प्लाज्मिड से या वेक्टर से जोड़ देते हैं, और फिर उस प्लाज्मिड या वेक्टर को किसी बैक्टीरिया के अंदर डाल देते हैं ताकि वो ग्रोथ करे, नंबर ऑफ कॉपीज बनाए बहुत सारी संख्या में, और जो हमें उससे प्रोटीन या जो भी रसायन हमें मिलता है उसको हम भलाई के लिए यूज करें इस जीवन में, इस संसार में उसके जो काम है, जैसे इंसुलिन, प्रोटीन, इनका मार्केट में बेचे उनको। तो भाई इस तरह से हमने पढ़ा। ठीक है, इसमें हमने या तो बैक्टीरिया में प्रवेश कराया, लेकिन दूसरा और तरीका क्या हो सकता है कि हम क्यों ना उस जीन को डायरेक्टली उस प्लांट या एनिमल में ही इंट्रोड्यूस करा दे जहां पे हमें वो प्रोटीन चाहिए। एक तरीका ये भी है जो हमने पढ़ा था। तो बस वही हम इस चैप्टर में करने वाले हैं कि अब हम बैक्टीरिया में नहीं डालेंगे,
अब हम उस जीन को, जो हमारे काम का जीन है, उसको या तो डायरेक्टली उस प्लांट में डाल देंगे या डायरेक्टली उस एनिमल में डाल देंगे जहां पे उस जीन की आवश्यकता है। वहां पे दो हमने पढ़े थे, हमने बैक्टीरिया में डाला या जीव में डालना है। आपको पता है प्लांट में डालने के लिए हमने वहां पे बोला था कि टीआई प्लाज्मिड का यूज करेंगे, और एनिमल में डालना है तो रेट्रोवायरस यानी कि आरएनए डिपेंडेंट वायरस का यूज करेंगे। ठीक है, बस वही अब हम करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई उन्नत जीव ऐसे जीव उत्पन्न करने हैं जो सर्वोत्तम उत्प्रेरक हो, यानी कि हमें शुद्ध एंजाइम प्राप्त हो उससे। ऐसे जीव उत्पन्न कर दे हम कि हमारे लिए वो प्रोटीन बनाए जा रहे हैं, है ना, अनलिमिटेड। दूसरा, उत्प्रेरक के कार्य हेतु अभियांत्रिकी द्वारा सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना, कि ये जो उत्प्रेरक है, ये जो एंजाइम, प्रोटीन, ये कैटालिस्ट जो हम बना रहे हैं, कैटालिस्ट, उनका भाई अभियांत्रिकी में हमें जो एनवायरनमेंट चाहिए, वही स्टेराइल कंडीशन चाहिए, निर्जमीकृत कंडीशन चाहिए, उसको कोई बीमारी नहीं लगे, पीएच, टेम्परेचर, ये सब जो परिस्थितियां हैं उनको भी क्या करना है, सर्वोत्तम परिस्थितियों को हमें मेंटेन रखना है। और तीसरा है अनुप्रवाह प्रक्रम, जो हम लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, जिसमें हमने प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन प्रोडक्ट बनाने के बाद उसमें क्या करा जाता है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस किया जाता है, यानी कि उसमें चेकिंग की जाती है, प्रोडक्ट को चेक किया जाता है, उसकी पैकिंग की जाती है, उसमें प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं ताकि वो खराब ना हो, जिसको हम कह सकते हैं मार्केटिंग, जितनी भी चीजें होती है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, तकनीकों का प्रोटीन व कार्बनिक यौगिकों के शुद्धिकरण में उपयोग करना। तो ये बेसिक 3 चीजें जो है हम क्या करके आए थे थोड़ा सा पिछले चैप्टर में, और उनके यूज हम देख कर आए थे। अब क्या करना है हमें, अब हमें यूज करना है उसे, कि भाई सीख लिया आपने, सारे स्टेप सिखा दिए, अब थोड़ी कारीगरी भी करवा दो। तो ये कारीगरी हमने कहाँ कहाँ की है, कहाँ कहाँ हमने इनको आजमाया है, और जो बात मैंने कही कि इस वाले चैप्टर में हम जनरली क्या करेंगे, उस वांछित जीन को डायरेक्टली उस प्लांट या एनिमल में डालेंगे, बीच में बैक्टीरिया को नहीं आने देंगे, बैक्टीरिया में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे, प्लांट या उस एनिमल में डालेंगे। तो सबसे पहला जो कि हमारी बेसिक आवश्यकता है, हम कृषि वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हालांकि हरित क्रांति होने के बाद 1960 में हमारे जो खेती है उसमें बहुत बड़ी वृद्धि हुई, लेकिन ये वृद्धि अभी भी हमारी जनसंख्या की जो खाद्य आवश्यकता है उनको पूरा नहीं कर पा रही है। तो फिर हमने सोचा कि हम क्या करें, इस जैव अभियांत्रिकी को यानी कि बायोटेक्नोलॉजी को इस कृषि में यूज करके हम पैदावार के साथ साथ जो दूसरी चीजें हैं जो हमने वहां पे भी पढ़ी थी, पीड़कनाशियों को खत्म करने में, उनमें भी हम बायोटेक्नोलॉजी यूज कर ले। आइडिया बुरा नहीं है भाई, जो पढ़ाई की है पिछले चैप्टर में है वो तो कोई काम लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले शुरुआत खेती से करते हैं। तो हम सबसे पहला जो यूज करने वाले हैं वो करने वाले हैं कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, कि हम क्या एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन भैया आधे बच्चे तो समझते हैं एप्लीकेशन मतलब ऐप, या एप्लीकेशन मतलब प्रार्थना पत्र, है ना, वो एप्लीकेशन नहीं है। एप्लीकेशन का एक और मतलब होता है कि आप किसी चीज को कहां उपयोग करते हो, उसको भी एप्लीकेशंस बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? चलो आ जाओ। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हेतु निम्न 3 वैकल्पिक नीतियां प्रमुख रूप से अपनाई जाती है। हम जो हमारे खाद्य हैं, जो कृषि है, उसमें उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हम 3 मेथड यूज करते हैं। सबसे पहला कृषि रसायन, जिसके लिए तो हम हाय तौबा कर चुके हैं पिछले चैप्टर में कि ये रसायन हमें यूज नहीं करने हैं, क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट को प्लस हमें दोनों को क्या पहुंचा रहे हैं, नुकसान। तो एक ये जो मेथड हम यूज करते हैं, एक तो ये केमिकल यूज करना जिसको एग्रो केमिकल कहते हैं। दूसरा हमने फिर क्या किया, इसी का सॉल्यूशन ढूंढा था, आपको याद है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जहां पे हम केमिकलों को कम करके और खाद को यूज करते हैं, गोबर और कार्बनिक पदार्थों से बनी सड़े गले, उससे हम बायोगैस बनाते हैं, बायोगैस से बनी बची हुई खाद का भी यूज करते हैं, है ना। तो दूसरा हमने ये किया था।
फिर क्या किया, तीसरा जो अब हम पढ़ने वाले हैं कि पहली तो ये जो सबसे बुरी थी, उसके बाद हमने थोड़ा सा सुधार किया, और उसके बाद सबसे अच्छा सुधार जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो क्या है, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी फसलों पर आधारित कृषि। ठीक है, तो हम क्या होगा इससे, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से क्या होगा, एक तो रसायनों का यूज कम करना पड़ेगा, दूसरा जेनेटिक इंजीनियरिंग में पैदावार बहुत बढ़ जाएगी, तीसरा हम पैदावार के साथ साथ कुछ स्पेशल गुणों को भी उसमें डाल सकते हैं। देखेंगे अभी कौन कौन से गुण डाल सकते हैं कि जो हमें कीड़े परेशान कर रहे थे, तो आपने देखा था पिछले चैप्टर में हमने प्लांट के अंदर उस वायरस को प्रवेश करा दिया जिसको कीड़े खा के मर जाए, है ना, वैसा ही कुछ हम करने वाले हैं। वहां पे मैंने एग्जाम्पल भी दिया था बीटी कॉटन का, और वही बीटी कॉटन अभी हम पढ़ने वाले हैं। मैंने कहा था नेक्स्ट आएगा ये, इस पे पूरा के पूरा एक टॉपिक है, तो वही जो है हम क्या करेंगे, बीटी कॉटन। प्लस हम क्या कर सकते हैं, उनमें विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनकी मात्रा भी बढ़ा सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी है, जीन में फेर बदल करो और जो चाहे वो पाओ। ठीक है, चलो, तो ये तीन हम चीजें कृषि के अंदर यूज करते हैं, जिसमें अब इस चैप्टर में हम अभियांत्रिकी वाला पोर्शन देखेंगे। ठीक, भारत जैसे विकासशील देश के अधिकांश किसान इन महंगे कृषि रसायनों का खर्चा उठाने में असमर्थ है, अर्थात एग्रोकेमिकल बहुत महंगे हैं, हर कोई नहीं खरीद सकता। प्लस उसके कुछ नुकसान भी है कि वो हमारे इन्वायरमेंट और हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। फसलों की उपज किस्मों के आधार पर पारंपरिक प्रजनन तकनीकों से उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं की जा सकती। ठीक है, आप जो पुराने मेथड यूज करते आ रहे हो, है ना, उससे हम फसल में अच्छी पैदावार नहीं कर सकते, क्योंकि फसल ऐसी चीज है जो मौसम पे बहुत डिपेंडेंट होती है। प्लस अगर वही करोड़ों आपके पास जो है लोकस्टा ग्रास ऊपर आ गए, तो आप किस किस से लड़ाई लड़ोगे, है ना। तो ऐसी चीजें जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो भाई पैदावार जो हम पारंपरिक तरीके यूज कर रहे हैं उससे हम पैदावार नहीं बढ़ा सकते, उल्लेखनीय वृद्धि नहीं की जा सकती। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग में आशाएं हैं। लेकिन ये जो तकनीक है जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी या आनुवंशिकी अभियांत्रिकी, इससे हमें कुछ उम्मीदें हैं कि ये हमारा कुछ जो है जुगाड़ लगा लेंगे, और लगाया भी है इसने। साथ ही ऐसे पौधे तैयार किए जा रहे हैं जिनकी इन कृषि रसायनों पर निर्भरता न हो। भाई हम क्या कर रहे हैं, उस कीड़े से बचाने के लिए केमिकल डाल रहे थे, लेकिन ये बात हम पिछले चैप्टर में ही पढ़ के आए हैं कि केमिकल नुकसानदायक थे, तो हमने उस जीन को ही प्लांट के अंदर डाल दिया। कौन सा जीन, ऐसा जीन जो उस कीड़े को मारने का काम करेगा, जो उस कीड़े के लिए नुकसानदायक है, हमारे लिए नुकसानदायक ना हो, क्योंकि हमें भी उस प्लांट को खाना है। तो हम जो आपने पढ़ा था बैसिलस thuringiensis पढ़ा था ना, वहां पे आया था बीटी कॉटन। प्लस हमने बैक्यूलो वायरस भी पढ़ा था उस चैप्टर में, जो ऑर्थोपोडा कीटों को मारता है। तो बस ऐसा हमने करना शुरू कर दिया, तो इससे क्या होगा, रासायनों पे निर्भरता कम हो जाएगी या नगण्य हो जाएगी। नगण्य का मतलब न के बराबर, ताकि इन कृषि रसायनों पर पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम किया जा सके। ठीक, आनुवांशिकी रूपांतरित या जेनेटिकली मॉडिफाइड जीव, इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, इसका विकल्प हो सकते हैं। अब ये जो आप कह रहे हो कि हम उस जीन को सीधे प्लांट में या सीधे एनिमल में डाल दें, तो ऐसे जो नए जीव हैं वो अब पहले जैसा तो रहा नहीं, तो उस जीव को क्या बोलेंगे, उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, तो हम उसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, GMO। शॉर्ट फॉर्म याद रखे, बार बार मैं इतना लंबा नहीं बोलूंगी, मैं GMO बोल दूंगी। ठीक है, जेनेटिकली यानी कि आनुवांशिकी, मॉडिफाइड का मतलब रूपांतरित, ओ का मतलब ऑर्गेनिज्म या जीव। ठीक है, हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है आनुवांशिकी रूपांतरित जीव। इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो वो भी आपको याद रखनी है, यहाँ लिखी हुई है ना, ओ से ऑर्गेनिज्म। समझ गए। तो हमने क्या करा, उन जीवों को जिसको हमने रूपांतरित कर दिया है उनको हमने एक नाम दे दिया GMO, और वही GMO के बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं। हमने ऐसा
जो है एक एनिमल बना दिया। देखो आपने कभी जुगनू देखा है जो ऐसे ब्लिंक करता है ना, रात को लाइट जलती है जिसमें। तो किसी वैज्ञानिक ने सोचा कि उस जुगनू की जो लाइट है, अगर मैं उस जुगनू की लाइट को, वो वाला जीन जो है जो उस जुगनू को लाइट दे रहा है, जिसको हम फायर फ्लाई कहते हैं, है ना इंग्लिश में फायर फ्लाई, वो रात को चमकती है। तो अगर मैं उस जीन को निकाल के प्लांट में डाल दूं तो प्लांट में भी लाइट जलने लग जाएगी। तो फिर हमें ये लाइट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ऐसे ही जीन हमारे घर के चारों तरफ के प्लांट में डाल दे तो हमारे घर के आंगन में तो लाइट ही लाइट हो जाएगी, चमकने लग जाएगा भाई, इस लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा किया भी है, मैं कोई मजाक नहीं कर रही, है ना, ऐसा किया हुआ भी, हमने एक ऐसा प्लांट बना रखा है, हमने मतलब मैं कहाँ क्रेडिट ले रही हूँ, आप कहाँ भाई, उन साइंटिस्ट ने एक ऐसा प्लांट बना रखा है जो लाइट देता है, मतलब जिसमें लाइट चमकती है जुगनू की तरह। तो यही है इनाम जीएमओ का। ऐसे हमने एनिमल और प्लांट बना रखे हैं जो अलग है, स्पेशल है। और एक आपको पता ही है, चैप्टर में मैंने आपको चूहा बताया था जिसके यहाँ से कान निकल रहा था। आनुवंशिक रूपांतरित जीव क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या देंगे? वैसे तो मैंने आपको समझा दिया कि जब आप बाहर के किसी जीन को किसी एनिमल या प्लांट में डाल दें तो उसमें कुछ परिवर्तन होंगे, वो प्रोटीन उत्पादन करने लग जाएगा, वो कुछ ऐसा करने लग जाएगा जो अलग होगा, जैसे कि अभी मैंने कहा लाइट वाला प्लांट। तो ऐसे जीव को हम क्या कहेंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड जीव। क्यों? क्योंकि आपने उसके जीन में चेंज कर दिया है, क्योंकि आपने उसका जेनेटिक मेकअप चेंज कर दिया है, उसको मेकअप चेंज कर दिया है। ठीक है, चलो। जीवधारी, पादप, जीवाणु, कवक, जंतु, कुछ भी हो सकता है, किसी को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, जिनके जीनों को फेर बदल करके परिवर्तित कर दिया गया है, आनुवंशिकता रूपांतरित या जेनेटिकली मॉडिफाइड जीव कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी जीएमओ की परिभाषा, बहुत इंपॉर्टेंट भाई। ये दो चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट लगाना मतलब इसकी बेइज्जती करना हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि इसकी हर लाइन पे सवाल आया हुआ है, ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ। मतलब इंपॉर्टेंट बोर्ड में भी देखो, शॉर्ट में अगर बोलो तो आप छोटे क्वेश्चंस तो भाई कहीं से भी बना सकते हो। अब इसमें से अगर ये क्वेश्चन बना हुआ है तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। आनुवंशिकी अभियांत्रिकी जीव यानी कि जीएमओ स्वयं उनकी ही जीन की एक या कुछ अतिरिक्त प्रतियों को प्रविष्ट अथवा मोन करके या आनुवंशिक ढांचे में उलट फेर करके बनाए जा सकते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? या तो उस एनिमल के अंदर आप कोई नया जीन डाल दो, एक तो ये कंडीशन है पहली वाली, कि स्वयं उनके ही जीन में एक या अतिरिक्त प्रतियां, तो भाई कोई आपने अतिरिक्त जीन डाल दिया उसके अंदर। दूसरी कंडीशन कि मान लो उसके पास पहले से ये जीन था जो नुकसानदायक था, तो आपने उसको काट के बाहर निकाल दिया, या कोई ऐसा जीन डाल दिया जो इस जीन को चुप करवा दे कि नहीं, तू ये हानिकारक पदार्थ नहीं बनाएगा। ठीक है, इसका शादी करवा दो, है ना, बीवी आ जाएगी तो अपने आप चुप हो जाएगा, तो इसको मौन करवा देते हैं। मौन का मतलब साइलेंट। ठीक है, तो भाई मौन करवा दो, तो कोई भी तरीका हो सकता है, जीन डाल दो, जो जीन है उसको चुप करवा दो, तो किसी भी तरीके से आप बनाओ, वो सब जीएमओ के अंदर ही आएंगे। ठीक है, या फिर आप कोई उलटफेर कर दो, कोई चेंज कर दो उसके जेनेटिक मेकअप में, तो ये सब इसके अंदर आते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन में। हमने क्या क्या बनाया है? हमने भाई बहुत कुछ बना लिया। अभी आपको एक प्लांट बताया, हमने एक ऐसा एप्पल बना दिया। एप्पल की क्या खराबी है? मैम कोई खराबी नहीं है, एप्पल पे तो बड़ी बड़ी कहावतें बनी हुई है। लेकिन एप्पल की एक खराबी है कि जब आप एप्पल काट देते हैं तो वो लाल हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और फिर हम कहते हैं कि उसे नहीं खाना चाहिए। तो हमने एक ऐसा एप्पल बना दिया जो काटने पर कई देर तक लाल नहीं होता। अच्छी बात है, काट के रख दो, 1 घंटे बाद खाओ, क्या फर्क पड़ता है ना। टिफिन में देना है, काट के दे दो, बाद में खा लेना। हमने एक ऐसा टमाटर बना दिया जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में,
टोमेटो सेवर, ऐसा टमाटर जो जल्दी नहीं पकता। नॉर्मली टमाटर आपकी मम्मी से पूछना, 2-3 दिन पुराना टमाटर हो जाए तो वो सड़ने लग जाता है, इसीलिए टमाटर को स्टॉक में लाके नहीं रखते। फ्रिज तो आजकल तो चलो फ्रिज आ गए, गर्मी के दिनों में टमाटर बाहर रख दो, 1 दिन में बेचारी की जान निकल जाएगी। तो हमने ऐसे टमाटर बना दिए जो जल्दी नहीं पकते, सेवर टमाटो कहते हैं जिसको। हमने ऐसे राइस, अभी राइस के बारे में भी बात करेंगे, तो बहुत सारी चीजें हमने बना दी। ऐसा पालक बना दिया जिसमें विटामिन ए बहुत ज्यादा हो, ऐसी गाजर बना दी जिसमें विटामिन ए बहुत ज्यादा हो। तो हमने बहुत कुछ कर लिया है, ठीक है। और जो एग्जाम्पल मैं आपको देती आई हूँ, जिससे मैं बेखबर थी काफी सालों तक, कि एक आलू, शुगर फ्री आलू, पर्पल कलर का, है ना, बताया था ना आपको कि मुझे जब पता चला तो मुझे चला मैं कौन सी दुनिया में जी रही हूँ। मतलब मैं बस पढ़ा ही रही हूँ कि कुछ, मतलब देखा तो मैं हैरान हो गई, पर्पल कलर का आलू, पता चला शुगर फ्री आलू है ये तो भाई बहुत कुछ हमने क्या कर रखा है भाई। इनके आनुवंशिक ढांचों में किसी विजातीय बाहरी जीन को सम्मिष्टि करा दिया जाता है। इस अवस्था में इन्हें पारजीनी जीव कहते हैं। और क्या कह सकते हैं इन जीवों को? एक और नाम, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। क्यों ट्रांसजेनिक? ट्रांस कर दिया आपने उसकी कुछ जीनों को, आपने क्या किया, उसके जीन में कोई दूसरा जीन प्रवेश करवा दिया, एलियन जीन उसका नहीं था, विजातीय डीएनए प्रवेश करवा दिया, तो आपने उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो चेंज को हम क्या कह सकते हैं? ट्रांसजेनिक कह सकते हैं। पार जीन, पार का मतलब पराया, पराया जीन आपने उसके अंदर डाल दिया, तो उसको क्या कहेंगे? पारजीनी जीव, यानी कि ट्रांसजेनिक। ये जीएमओ के ही नाम है, जीएमओ को ही हम क्या कह सकते हैं? ट्रांसजेनिक जीव कह सकते हैं। क्योंकि जीएमओ में हमने पढ़ा कोई भी चीज कर सकते हो आप, उसमें फेरबदल कर सकते हो, कोई नया जीन डाल सकते हो, उसी के जीन को शांत कर सकते हो। तो जब कोई नया जीन उसके अंदर डाल देते हैं अतिरिक्त वाला, तो फिर हम उसको पारजीनी या ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों। पारजीनी जीवों के लिए बोलचाल की भाषा में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ही कहा जाता है। मैंने यहां लिख दिया है वैसे। जीएमओ का व्यवहार, स्थानांतरित जीन की प्रकृति। अब ये जीएमओ जो हम बना रहे हैं, ये किस पे डिपेंड करेगा? तो ये डिपेंड करेगा आपको क्या चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, प्लस सामने जिसमें आप ये जीन डाल रहे हैं उसकी दिनचर्या कैसी है, वो कैसे काम करता है, वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है। जैसे कि मैंने कहा था कि भाई हम जीन बैक्टीरिया में क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है हमारे कंपैरिजन में। हम जनन करेंगे, जब हमारी जनन की उम्र होगी मिनिमम हम माने तो भाई 20 साल के बाद आप रिप्रोड्यूस करोगे, 20 साल तक आप में वो जीन ऐसे ही पड़ा रहेगा, और 20 साल में बैक्टीरिया तो पता नहीं अरबों खरबों बैक्टीरिया बना लेगा। तो ये प्रकृति पे डिपेंड करता है कि हम जो जीएमओ का व्यवहार, स्थानांतरित जीन की प्रकृति, परपोषी पौधों, जंतुओं या जीवाणुओं की प्रकृति, खाद्य जाल पर निर्भर करता है। खाद्य जाल क्या होता है? फूड वेब जिसको हम कहते हैं, कि इस प्रकृति में एक जीव दूसरे जीव को खाता है और इस तरह एक जाल बन जाता है। इकोलॉजी भी आ रही है आगे, है ना, उसको हम क्या कहते हैं? फूड वेब कहते हैं। जीएमओ पौधों का उपयोग कई प्रकार से लाभदायक है। बहुत लाभ है, आपको बता ही दिए कितना हमने जो है उससे प्राप्त कर लिया है। आनुवांशिकी रूपांतरण द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं? अजैव प्रतिबलों, जैसे हम ऐसी फसलें या जीव बना सकते हैं जो भाई ठंडा, सूखा, लवण, ताप के प्रति अधिक सहिष्णु फसलों का निर्माण कर सकते हैं। ऐसी फसल बना लो जिसको, जैसे कि हम बोलते हैं कि आपने सुना होगा जो खेती करते हैं, पाला गिर जाता है। जब पाला क्या होता है? जब सर्दियों में बर्फ गिर जाती है कहीं, तो हमारी पूरी फसल खराब हो जाती है। क्योंकि हम बोलते हैं गेहूं है जैसे, उसको गर्मी चाहिए, उसको ठंड नहीं चाहिए, है ना। चावल को पानी ज़्यादा चाहिए, उसको गर्मी नहीं चाहिए, उसको पानी ही पानी चाहिए। और अतिरिक्त पानी भी कभी कभी खराब होता है ना। बारिश, बहुत बारिश हो जाती है, पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। तो हम अगर ऐसी फसलें बनाना शुरू कर दें जिनको इन चीज़ों से कोई फर्क ही नहीं पड़े, तो हमारा तो काम आसान हो जाएगा। तो पहला काम तो हम ये कर सकते हैं या करते हैं, ठीक है। रासायनिक पीड़कों पर कम निर्भरता, वही हम जो केमिकल डाल रहे हैं उससे बेटर है कि हम ऐसा जीन डाल दें जिससे उस केमिकल की जरूरत ही नहीं पड़े, जिसको हम आगे डिस्कस करके आए हैं।
पीड़कनाशियों का जो है प्रतिरोधी फसल, जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने देखी और अभी फिर देखेंगे, बीटी कॉटन, बैक्यूलोवायरस, एक हमने वो ट्राइकोडर्मा देखा था जो जड़ों में रहकर रोग प्रतिरोधकता देता है ना। याद आ रहा है? क्या तुम्हें याद है? बताओ। ठीक है, तो वही हमने किया। कटाई पश्चात होने वाले, भाई अब चलो अच्छी फसल पैदा हो गई, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन भाई उस खाद्यान्न को स्टोर भी करना है हमें, गेहूं को। ये भी आपने सुना होगा कि जो बारिश वारिश में कई जो गोदाम होते हैं वो गीले हो जाते हैं, खराब हो जाती है फसलें, सड़ जाती है। अभी बीच में एक हुआ था इंसिडेंट जहाँ पे गेहूं बहुत सड़ रहा था, क्योंकि किसानों के पास उनको रखने के लिए गोदाम नहीं थे। एक तो खाने की कमी, ऊपर से गेहूं और सड़ रहा है, तो फिर किसानों ने उसको कम दामों में बेचना शुरू कर दिया कि कम से कम बिक तो जाए, है ना, नुकसान तो नहीं हो। तो ये जो फसल कटाई के पश्चात होने वाले नुकसान हैं, जैसे कोई चूहा उसको खा रहा है या कोई बैक्टीरिया या कोई कीड़ा उस पर लग रहा है, तो उससे भी हम जिस जीन को डाल के बच सकते हैं कि चूहा उसे खाए नहीं, वो कीड़ा उसे लगे ही ना। ऐसा भी हम कुछ प्रोसेस कर सकते हैं। कम करने में हम क्या हो सकते हैं? सहायक हो सकते हैं। चलो, पौधों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि, यह शीघ्र उर्वरकता समापन को रोकता है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? पौधों में ऐसा कोई जीन डाल दो कि भाई उसको खनिज उपयोग करने की क्षमता बढ़ जाए, मृदा से जल्दी से उस खनिज को अवशोषित कर ले, ऐसी फसलें बना सकते हैं। खाद्य उत्पादनों के पोषणिक स्तर में वृद्धि, जैसे उदाहरण, भाई नीट की क्वेश्चन और बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट, विटामिन ए समृद्ध धान, जिसको हमने नाम दिया है गोल्डन राइस। फोटो देख ही रहे हैं आप, ये नॉर्मल राइस है आपके। इन राइस को देखो, ये पीले हैं, क्यों? इनकी शादी है, इनको हल्दी लगाई है? नहीं, ये पीले हैं और पीले कलर को जनरली हम गोल्डन बोल देते हैं। ठीक है, तो इसको गोल्डन राइस कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको गोल्डन राइस? क्योंकि इसमें हमने एक ऐसा जीन डाल दिया है जिससे कि इसमें विटामिन ए की वृद्धि हो जाए। चावलों में जनरली क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है ना। लेकिन अगर आप साउथ साइड में देखें और एमपी साइड में देखें तो वहाँ चावल बहुत खाए जाते हैं, तो अब वो उनकी मेन हैबिट है चावल खाना, तो वो दूसरी चीज़ें जनरली खाते नहीं हैं। अब मान लो कोई ऐसा बंदा है जिसको विटामिन ए की कमी है, ठीक है, तो हमने क्या किया, ऐसे चावल बना दिए जिसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा मात्रा में है। और अब जब विटामिन ए बनाने वाला हमने इसमें जीन डाला तो इसका कलर पीला हो गया। क्यों? उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ कि विटामिन ए जो है ना हमारा, ये विटामिन ए एक प्रीकर्सर से बनता है। प्रीकर्सर क्या होता है? विटामिन ए को बनाने वाला एक जीन है ना। जीन भी नहीं, मैं बोल सकती हूँ कि विटामिन ए से बनने से पहले एक और केमिकल बनता है जिसको हम कहते हैं बीटा कैरोटीन। ये बीटा कैरोटीन जो है ना, यही विटामिन ए में बदलता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? कोई बताएगा हमें? बीटा कैरोटीन पहले रेटिनॉल में बदलता है, रेटिनेल में, और उसके बाद बदलता है रेटिनॉल में। ये प्रोसेस होता है, ठीक है, रेटिनेल और रेटिनॉल, और रेटिनॉल को ही हम विटामिन ए कहते हैं, रासायनिक नाम। तो पहले बीटा कैरोटीन, उससे रेटिनेल, फिर रेटिनॉल, ऐसे बनता है। तो इसको, इस चीज को बनाने वाला कोई जीन है और उस जीन में से ही क्या बन रहा है? एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए से फिर ये प्रोटीन, और इस प्रोटीन में रूपांतरण होने के बाद विटामिन ए बनेगा। तो हमने क्या किया, ये जीन जिसमें भी था, जैसे मान लो गाजर में है, तो हमने गाजर से वो जीन निकाल लिया, ला दे दे इधर, तेरे पास बहुत ज्यादा है, और वहां से निकालने के बाद हमने क्या किया, इसको चावलों के अंदर डाल दिया। अब चावल क्या कर रहे हैं? चावल विटामिन ए प्रोड्यूस कर रहे हैं, बीटा कैरोटीन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बाद बीटा कैरोटीन से रेटिनॉल बना रहे हैं, और रेटिनॉल से रेटिनिल बना रहे हैं, विटामिन ए बना रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि ये बीटा कैरोटीन की वजह से चावल का कलर बदल गया, क्योंकि ये बीटा कैरोटीन पीला रंग लेकर आ रहा था चावलों में, ठीक है। हालांकि हम कहते हैं कि गाजर का रंग लाल होता है और उसमें भी कैरोटीन होता है ना। लाल कलर का कारण क्या है? कैरोटीन।
ठीक है, तो इसमें पीला दे रहा था। चलो, तो इसीलिए हमने इनको क्या कहा, गोल्डन राइस। बहुत इंपॉर्टेंट। तो एक कहानी तो हमने ये पढ़ी कि ये हमने पैदा किए। उपरोक्त उपयोगों के साथ साथ जीएम का उपयोग तदनुरूप पौधों के रूपांतरण में भी, निर्माण में भी सहायक है। हम जो चाहें तद अनुकूल, जैसा चाहे वैसा प्लांट बना सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक, है ना। क्योंकि ये डिपेंड कैसे करेगा, हमें वो जीन कहाँ से मिल रहा है, वांछित जीन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उस जीन को उस प्लांट या एनिमल में डालने से क्या अच्छे गुण आ रहे हैं, क्या खराब गुण आ रहे हैं। जैसे यहाँ देखो पीला कलर आ गया, हालांकि पीला कलर हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, लेकिन मान लो इस जीन को डालने से हो सकता है चावल में कोई हानिकारक चीज उत्पन्न हो रही होती, तो फिर हम इसको उपयोग में नहीं ले सकते थे। तो ये सब चीजें किस पे डिपेंड करती है, ये सब चीजें डिपेंड करती है उस जीन पे, उस जीएमओ जिसको हम बना रहे हैं, उसके क्या गुण हैं, क्या हानियां हैं, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। वरना तो हम कुछ भी बना ले, है ना। हम एक ऐसा इंसान बना ले जिसके ऐसे शेर जैसे दांत ऐसे, है ना, और पक्षी जैसे नाखून हो ऐसे, और भी क्या कर सकते हैं। वो आपने, अरे भाई हाँ, क्रिश मूवी तो देखी होगी, देखी है ना, विवेक ओबराय वाली, शायद पार्ट 3 है ना। उसमें वो विवेक ओबराय आपने देखा कैसे कैसे एनिमल बताता है, जेनेटिक, वो क्या है, वो सारे एग्जाम्पल जीएमओ के, लेकिन उसमें बहुत चीज काल्पनिक है, इतनी सारी चीजें हमने नहीं बनाई। और आपने देखा वो जो बनाए थे उन्होंने, वो कितने डेंजरस थे। तो भाई ऐसा नहीं कि हम हर कुछ ही बना ले, और इसीलिए फिर हम वो नैतिक प्रश्न जो हमने अभी पढ़ा के चैप्टर में, हम एक एथिकल पॉइंट भी पढ़ेंगे कि ऐसा नहीं आपकी जो मर्जी आए आप बना रहे हो, आपको फायदे नुकसान सब देखने, ठीक है। तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। तो ये क्रिश मूवी जो है वो इसी को डेडिकेटेड है मेरी तरफ से, जिसमें वैकल्पिक संसाधन के रूप में उद्योगों में वसा, ईंधन, भोजनीय पदार्थों की आपूर्ति की जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और जो अब मैंने कहानियाँ और अच्छे अच्छे नाम लिए हैं जिसको जानने में आपको बहुत इंटरेस्ट है, इस टॉपिक के इस चैप्टर के 1-2 टॉपिक ऐसे हैं जो बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आते हैं, और वो हम अच्छे से करेंगे डिटेल में। तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा क्या, नेक्स्ट लेक्चर का। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, सभी को आना है उस क्लास में, और क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए